हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका सेकंड पेपर है जिसको आप बोलते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और यह जरूरी नहीं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहां पर पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी राजनीतिक भूगोल को फोर्थ सेमेस्टर में ही रखा गया हो। चाहे आप एमए कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, एमए बीए कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर राजनीतिक भूगोल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि राजनीतिक भूगोल का अन्य विषयों से संबंधों का वर्णन कीजिए। इससे आप कई लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बना सकते हैं अगर आप इसको पूरा वीडियो अंत तक देखते हैं तो। अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। लिखा गया है कि राजनीतिक भूगोल का अन्य विषयों से संबंध। राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। यानी भैया जो आपका राजनीतिक भूगोल का अन्य विषयों से संबंध और उसका जो भूगोल क्षेत्र है वो काफी ज्यादा विस्तृत है, बड़ा है। यही कारण है कि इसका विभिन्न विषयों से गहन संबंध रहा। भैया यही रीजन है कि इसका जो है अन्य विषयों से भी क्या है, गहन संबंध देखने को मिलता है। ठीक है ना। कुछ विषयों से संबंध जो है निम्नवत उल्लेखित हैं। कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि राजनीतिक भूगोल का मानव भूगोल से संबंध। अब इसको लघुत्तरी या फिर अति लघुत्तरी में पूछा जा सकता है कि राजनीतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के बीच संबंध लिखिए। ठीक ना, इस तरीके से पूछा जा सकता है तो आप इस तरीके से बना के लिख सकते हैं। देखिए लिखा गया है राजनीतिक भूगोल का उद्भव मानव भूगोल की धारा से हुआ है। या फिर कह सकते हो आप जो राजनीतिक भूगोल है मानव भूगोल की शाखा से ही इसका जो है जन्म हुआ है। इसलिए दोनों में निकट का संबंध। इसलिए दोनों विषयों में क्या है भैया, काफी निकटतम संबंध। दोनों ही अपने अध्ययन में भूगोल की पद्धति का अनुसरण करते हैं। भैया जो दोनों सब्जेक्ट हैं आपका राजनीतिक भूगोल और जो मानव भूगोल है, दोनों ही भूगोल की पद्धति का अनुसरण करते हैं, परंतु दोनों के अध्ययन क्षेत्र और विधि तंत्र में पर्याप्त अंतर देखा जाता है। लेकिन जो दोनों का अध्ययन क्षेत्र और विधि तंत्र है इनमें आपको अंतर देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। जहां मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र एक भौगोलिक प्रदेश होता है जो कि एक प्राकृतिक है, वहीं आपका जो राजनीतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है वो आपका राजनीतिक इकाई यानी राज्य होता है। ठीक है ना। जो कि मानव द्वारा निर्मित सीमाओं से आबद्ध है। कह रहा है कि भैया जो आपका मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है वह एक भौगोलिक प्रदेश होता है जो कि आपका प्राकृतिक है। ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से बना है वो। वहीं जो आपका राजनीतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र होता है वह एक राजनीतिक इकाई होती है, एक राज्य होता है जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है, सीमाओं से घेरा गया है, आबद्ध किया गया है। ठीक है ना। आगे कि एक भौगोलिक प्रदेश में कई राज्य हो सकते हैं और इसी प्रकार एक राज्य में एक या अनेक प्रदेश पाए जा सकते हैं। कह रहा है एक जो भौगोलिक प्रदेश होता है उसमें कई राज्य हो सकते हैं और एक राज्य में कई जो है प्रदेश या फिर एक प्रदेश पाया जा सकता है। ठीक है ना। मानव सक्रियता की अधिकता के कारण राजनीतिक प्रदेशों के बारे में अधिक सांख्यिकीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं जो भौगोलिक प्रदेशों के लिए संभव नहीं है। इससे स्पष्ट होता है भैया राजनीतिक भूगोल सॉरी हाँ राजनीतिक भूगोल और मानव भूगोल में गहरा संबंध। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, राजनीतिक भूगोल एवं इतिहास में संबंध देख लेते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि राजनीतिक भूगोल का इतिहास से घनिष्ठ संबंध है। भैया जो राजनीतिक भूगोल है इसका इतिहास से काफी घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। किसी राज्य का वर्तमान स्वरूप उसके ऐतिहासिक विकास का प्रतिफल होता है। कह रहा है कि भैया किसी भी राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है, कोई भी राज्य इस समय जो वर्तमान में है उसका विकास कैसे कैसे हुआ है आपका इतिहास में ही छुपा होता है, वहां से ही पढ़ा जाता है। यही कारण है कि राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में ऐतिहासिक उपागम की प्रमुख भूमिका होती है या फिर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कह रहा है भैया यही रीजन है, यही कारण है जिससे राजनीतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में जो है ऐतिहासिक उपागम की प्रमुख भूमिका होती है। राजनीतिक भूगोल में न केवल राज्य की वर्तमान दशाओं का अध्ययन किया जाता है बल्कि आप कह सकते हैं उन भूतकालीन दशाओं का भी विश्लेषण किया जाता है जिनके कारण ना राज्य के वर्तमान स्वरूप का विकास हुआ है। कह रहा है राजनीतिक भूगोल में केवल जो है वर्तमान दशाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता, किसी राज्य के वर्तमान दशाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता है बल्कि उस भूतकालीन दशाओं का भी
अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, जिसके कारण इसमें वर्तमान स्वरूप में जो है उस राज्य का विकास हुआ है। ठीक है ना? कहने का मतलब है किसी राज्य का जो विकास हुआ है इस समय उसका इतना विकसित है ये नहीं देखा जाता है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि पिछले मतलब पीछे बीते हुए सालों में गुजरे हुए वक्त में कैसे था और किस तरीके से उसका विकास हुआ है। तो जब बीती हुई घटनाओं का अध्ययन किया जाता है तो इतिहास ही होता है ना। तो वही कह रहा है कि इस प्रकार राजनीतिक भूगोल में इतिहास के अध्ययन का समावेश जरूरी माना जाता है। इसी भांति ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या में राज्य की कार्यप्रणाली, उसकी भौगोलिक दशाओं एवं संसाधनों का जो है विशेष महत्व होता है। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि राजनीतिक भूगोल एवं राजनीतिक विज्ञान में क्या संबंध है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए लिखा गया है राजनीतिक भूगोल एवं राजनीतिक विज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दोनों के अध्ययन की जो विषय वस्तु है वो राजनीतिक इकाई यानी राज्य, ठीक है ना। परंतु जहाँ राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं सरकार की कार्य पद्धति का अध्ययन करता है, भैया जो राजनीतिक विज्ञान है वो राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं सरकार के कार्यों का जो है सरकार किस तरीके से कार्य करती है उसके पद्धति का जो है वर्णन करता है, ठीक है ना। वहीं राजनीतिक भूगोल इन प्रक्रियाओं का भौगोलिक दशाओं से अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। काल शरण के शब्दों में अगर देखा जाए तो राजनीतिक विज्ञान जो है राज्य की नीतियों एवं संप्रभुता से संबंधित है, जबकि राजनीतिक भूगोल इसकी शक्ति एवं आस्थान संबंधों को क्या करता है व्यक्त करता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है भैया, राजनीतिक भूगोल एवं सैन्य विज्ञान में क्या संबंध है इसके बारे में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है और एक तरीके से पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो लिखा गया है कि राजनीतिक भूगोल एवं सैन्य विज्ञान से जो राजनीतिक भूगोल है वो सैन्य विज्ञान से भलीभांति संबंधित है। दोनों ही विषयों में भू राजनीतिक तथ्यों का समान रूप से अध्ययन किया जाता है। ये जो दोनों ही विषय हैं इसमें भू राजनीतिक तथ्यों का समान रूप से अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है। ये योजनाएं सैन्य विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हैं, जबकि इनके क्रियान्वयन में भौगोलिक तथ्यों का सहारा लिया जाता है। कह रहा है कि भैया जो भी राज्य होते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं बनाते हैं और ये योजनाएं सैन्य विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में जाती हैं, लेकिन इनका जो क्रियान्वयन होता है इनको कार्यरत किस तरीके से करना है वो सारी चीजें भौगोलिक तथ्यों का सहारा लेकर ही किया जाता है, जो कि आपके राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस प्रकार सैन्य विज्ञान जहां राज्य के तत्वों के संदर्भ में भू रणनीति योजनाओं से संबंधित है, जबकि आपका भैया जो राजनीतिक भूगोल भू रणनीति योजनाओं को प्रभावित करने वाले राज्य के भौगोलिक तत्वों के अध्ययन पर बल देता है, ठीक है ना। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से पढ़ा रहा हूँ, चीजें आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चीजें एकदम सिंपल है, आप इसको पढ़ के जाएंगे तो 100% क्या आएंगे, कुछ इसमें समझना नहीं। आगे चलते हैं। अगला क्या क्या है देख लेते हैं कितना, अभी तो बहुत ज्यादा लंबा है। चलो देखते हैं, लंबा थोड़ा साथ बने रहिए, ठीक है ना। चलिए राजनीतिक भूगोल एवं अर्थशास्त्र का संबंध देख लेते हैं। राजनीतिक भूगोल का अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। तो राज्य की राजनीतिक शक्ति का जो आधार है उसकी शक्ति में निहित होता है, उसकी आर्थिक शक्ति में निहित होता है। राज्य आय व्यय लेखा आदि आर्थिक नियमों एवं सिद्धांतों से प्रभावित होते हैं। यानी कह रहा है कि जो राज्य की राजनीतिक शक्ति का आधार उसकी आर्थिक शक्ति में सम्मिलित होता है, निहित होता है, और जो राज्य जो है उसका आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है उन चीजों का जो है आर्थिक नियमों एवं सिद्धांतों से भी वो सारी चीजें प्रभावित होती हैं, ठीक है ना। उसकी विकास योजनाओं पर भी अर्थशास्त्र का प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है ना। जो राज्य का विकास है उसका जो है उस पर भी अर्थशास्त्र का प्रभाव देखा जा सकता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र, ठीक है ना, अर्थशास्त्र राज्य की विभिन्न शक्ति को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। आगे राजनीतिक भूगोल एवं जनानिकी में संबंध देख लेते हैं, ठीक है ना। जनांकिकी में संबंध, ठीक है ना। लिखा गया है कि जनसंख्या राज्य का जो है प्रमुख घटक है,
जिसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप लोगों को जनसंख्या राज्य पढ़ाया गया था, राज्य के 4 तत्व बताए गए, ठीक है ना? कौन-कौन सा? जनसंख्या पहला तत्व था, ठीक है? उसके बाद दूसरा आपका एक निश्चित भूभाग होता है, उसके बाद सरकार और चौथा तत्व जो आपकी संप्रभुता। तो वही कह रहा है जनसंख्या जो है भैया वो किसी भी राज्य का प्रमुख घटक है, इसके बगैर राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जनान जनांकिकी में क्या होता है, इनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक भूगोल और दोनों का ही जो है प्रमुख तथ्य रहा है, ठीक है ना? वीडियो दोस्तों लंबी हो रही है, अच्छा थोड़ा सा बचा नहीं, ज्यादा लंबा नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि राजनीतिक भूगोल में समाजशास्त्र देख लेते हैं। समाजशास्त्र का क्या है, तो देखिए लिखा गया है राजनीतिक सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, सामाजिक विषमता, सामाजिक परिवर्तन आदि समाजशास्त्र के अध्ययन के विषय हैं जो राज्य के आर्थिक एवं राजनीतिक स्वरूप को प्रभावित करता है। मतलब दोनों चीजें इसमें आर्थिक राज्य जो है भैया आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, और इन सब सॉरी राज्य का जो आपका अध्ययन है राजनीतिक भूगोल के अंदर किया जाता है। और ये सारी चीजें जो समाज की संगठन संरचना, सामाजिक विषमता, सामाजिक परिवर्तन, ये सब आपका समाजशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। मतलब दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है ना? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला आपका लास्ट है कि राजनीतिक भूगोल एवं पारिस्थितिक भूगोल जो विज्ञान है इसके अंदर क्या क्या संबंध है, देखिए लिखा गया है। विज्ञान पर्यावरण की दशाएं जो हैं, प्रदूषण आदि जो है किसी राज्य के जन स्वास्थ्य और आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, और इस प्रकार राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी आपका जो पर्यावरण दशाएं हैं, प्रदूषण है, ये सब आपका पारिस्थितिकी विज्ञान का जो है सब्जेक्ट है ना, उसका अध्ययन क्षेत्र है। और ये जो है सारी चीजें जो हैं राज्य के जन स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं, मतलब इसके आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं, मतलब एक दूसरे से जो है संबंधित ये हैं। आई थिंक वीडियो पसंद आई है। वीडियो को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।